गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मोस्ट टाइम की सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट होकर समझे इस सेक्शन को। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से और रूटीन लाइफ, बल्कि मैं तो कहता हूं रोज के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। अगर आप खुद भी बिजनेसमैन बने या आपके पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं तो उनको भी पता होगी बात, और ये रोज ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, रोज हमें किसी न किसी को पेमेंट करना पड़ता है, और आजकल 10,000 बहुत मामूली बात है, 10,000 से ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है। तो हम पढ़ रहे हैं वो सेक्शन जिसके बारे में बीच बीच में आया था, डेप्रिसिएशन में आया था, याद करो, एडिशनल डेप्रिसिएशन में आया था, और भी जगह आया था कि अगर पेमेंट 10,000 से ज्यादा का है तो अकाउंट पे ही चेक से होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से होना चाहिए, नेट बैंकिंग के थ्रू। तो वो रूल कंप्लीट क्या है मैंने उस वक्त भी कहा था, यहाँ डिटेल में समझाऊंगा। अब आ गया इसका वक्त, पेज नंबर 252 पर आए। सेक्शन है आपका 40A3। तो हम पढ़ रहे हैं 43 व्हेन अप्लाई। 3 कंडीशन दे रखी आप देखें डिसअलाउड होने के लिए। हेडिंग क्या है पहले तो, अमाउंट नॉट डिडक्टिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग 10,000, और वहां एक साइन बना हुआ है, उस 10,000 को नीचे सबसे लास्ट लाइन में पढ़े तो 35,000 हो गई। ये लिमिट 10 की 35 है, 35 किसके लिए? इन इफ एन असेसी मेक पेमेंट फॉर प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरीज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2009। तो बाकी सबके लिए 10,000 है, और जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, गुड्स कैरीज की बात कर रहे हैं, उनको चलाते हैं या लीज पर देते हैं, उन लोगों को यानी फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो होते हैं वहां 35,000 रुपए अलाउड है। आप दोगे तब नहीं, आप देंगे तब नहीं, आप तो इंडिविजुअल। वो ट्रक ड्राइवर, वो ट्रक जो मालिक है, या मैं सीधी सी भाषा में कहूं तो जो असेसी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, वो लोग अगर किसी को पेमेंट देंगे, वो अपने ड्राइवर को पेमेंट देंगे, कंडक्टर को देंगे या किसी को भी। तो 35,000 इफ असेसी मेक पेमेंट फॉर प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स को चलाने के लिए, प्लाई करने के लिए, लीज करने के लिए अगर वो पेमेंट करते हैं तो उन असेसी के लिए 35,000 की लिमिट। तो आप ट्रांसपोर्टर्स को हटा दो, बाकी सबके लिए 10,000 है। क्या है कंडीशन? Rate of disallowance. The disallowance is attracted under section 40A3 if the following conditions are satisfied. 3 कंडीशन ध्यान से सुन लेना। Assessee incur any expenditure which is otherwise deductible under other provisions of the Act for computing income from business profession. यानी अदरवाइज अलाउड होना चाहिए, है ना? अदरवाइज अलाउड है तो इस सेक्शन में आएगा। अगर मान लो अदरवाइज डिसअलाउड है, किसी और सेक्शन में डिसअलाउड हो गया, तो फिर इस सेक्शन में डिसअलाउड क्यों होगा? एक ही चीज 2 सेक्शन में डिसअलाउड कैसे होगी? कहीं और भी डिसअलाउड और यहां भी डिसअलाउड, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे पेमेंट टू रिलेटिव सेक्शन 40A2 में डिसअलाउड है। अब वो मान लो 10,000 से ऊपर पेमेंट है, तो यहां पे भी तो 2 बार डिसअलाउड थोड़ा ना हो। वहां डिसअलाउड हो गया तो यहां डिसअलाउड नहीं होगा। तो यानी इस सेक्शन में बाद में आएगा, पहले उन सेक्शन को पार करके अगर उन सब सेक्शन में के रूल्स के हिसाब से वो अलाउड है, बट सेक्शन 40A3 एप्लीकेबल इफ नंबर 1। तो पहला हो गया आपका एक्सपेंडिचर, और ब्रैकेट में लिखा है एक्सपेंडिचर फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ट्रेडिंग गुड्स, एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी एक्सेट्रा, द अमाउंट एक्सीडिंग 10,000। ठीक, तो पहला हुआ एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग 10,000, ध्यान, खर्चा जो करते हैं वो 10,000 से ऊपर होना। यानी मैंने खर्चा किया, एक गुड्स खरीद के लाया, ये एक बिल, तो एक बिल मतलब एक खर्चा, दूसरा बिल लाया, ये दूसरा खर्चा, एक वाउचर बनाया, एक खर्चा, 2 वाउचर बनाए, 2 खर्चे। तो एक्सपेंडिचर इंडिविजुअल अलग अलग देखेंगे आप, है ना? वो कितने होना चाहिए? 10 से ऊपर होना चाहिए। दूसरा, पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे, एक व्यक्ति को एक दिन में पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट, सुबह दिया, दिन में दिया, शाम को दिया, तो एग्रीगेट ऑफ पेमेंट एक दिन में एक व्यक्ति को इन रेस्पेक्ट ऑफ अबव एक्सपेंडिचर एक्सिस्ट 10,000। पेमेंट भी क्या है? 10,000 से ऊपर, ऊपर एक्सपेंडिचर भी क्या था? 10,000 से ऊपर था।
तो एक व्यक्ति को एक दिन में आपने अबव एक्सपेंडिचर विच इज एक्सीडिंग 10,000 पेड, और तीसरा लिखा है द अबव पेमेंट इज मेड अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पेइंग डिमांड ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक और थ्रू प्रेस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड, आरटीजीएस, एनईएफटी, नेट बैंकिंग, पेटीएम, बहुत सारे हो गए, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक मोड। अदरवाइज देन दिस, तो आपने उस 10,000 से ज्यादा एक्सपेंडिचर, 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कर दिया, अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और अदरवाइज देन इलेक्ट्रॉनिक मोड, इनके अलावा कर दिया, तो क्या होगा? इफ ऑल द अबव कंडीशन, तीनों क्यूमुलेटिव, ध्यान रखना, अलग अलग नहीं है, satisfied then 100% of such payment will be disallowed। क्या हो जाएगा? disallowed हो जाएगा। तो सेक्शन 40A3 के लिए 3 कंडीशन बताई गई है। एक्सपेंडिचर एग्जिट होना चाहिए, एग्जिट्स 10,000, 10,000 से ज्यादा। पेमेंट जो हो, पेमेंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर टू अ पर्सन, एक व्यक्ति को, इन अ डे, एक दिन में, है ना, सच एक्सपेंडिचर, पेमेंट आर एग्रीगेट ऑफ पेमेंट, पूरी लैंग्वेज तो वहां लिखी, मैं तो शॉर्टकट बता रहा हूं। पेमेंट आर एग्रीगेट ऑफ पेमेंट टू ऑफ सच एक्सपेंसेस टू अ पर्सन इन अ डे एग्जिट्स 10,000, 10,000 से ज्यादा का। और ये जो पेमेंट हो, सच पेमेंट is made by otherwise then account pay check, account pay draft और electronic clearing system। 3 कंडीशन फुलफिल हुए तो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाएगा, यानी आप अपने प्रॉफिट में उसको एड बैक कर लो। और एक्सपेंडिचर कौन से? तो सारे एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं विच आर अदरवाइज अलाउड, जो सेक्शन 30 से लेके 37 तक, 30 to 37 तक अलाउड थे ना, कहीं रेंट था, कहीं सैलरी थी, जो भी, यानी पीएनएल की डेबिट साइड वाले आइटम की बात कर लेते हैं, परचेज वर्सेस रेंट, सैलरी वगैरह, इन सब की बात कर रहे हैं, ये सारे पेमेंट इसमें कवर्ड है। अब और डीप में पढ़ते हैं, यानी एक व्यक्ति को एक दिन में 10 से ज्यादा नहीं देना है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, मान लो मैंने किसी व्यक्ति से 25,000 रुपए का गुड्स परचेज किया, इनवॉइस एक बनवाया, एक ही बिल बनवाया, तो एक बिल बनवाया मतलब एक खर्चा एक्सपेंडिचर माना जाएगा, तो एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग एट 10,000। अब पेमेंट अगर मैं 25 इकट्ठा कर देता हूं उसको, तो डिसअलाउड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, आप अपने क्लाइंट को क्या राय देंगे? आपके पास एक व्यक्ति ऑडिट करवाना है, ऑडिट में आपको सबसे ज्यादा यही चेक करना है, ध्यान रखना, मैंने कहा ना सबसे ज्यादा अगर कोई चेक करने वाली बात है तो वही। अगर वो मैनुअल अकाउंट लाता है तो एक एक पेज पलटाओ कैश बुक के, पेमेंट साइड देखो कहीं पेमेंट 10 से ऊपर तो नहीं कैश में। और अगर टेली पे अकाउंटिंग करके आया है कि सॉफ्टवेयर में, तो बहुत अच्छा, एक्सेल पे कॉपी पेस्ट मारो, एक फिल्टर कमांड लगाओ, या टेली में भी एक फिल्टर कमांड होती है, वहीं लगाओ, सीधे 10 से ऊपर पेमेंट एक ही बार में आ जाएंगे, वो तो और इजी होता है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में आपको लिए ऑडिट करना बहुत आसान है। आप एक कमांड लगाएं, एग्जिटिंग 10,000, सारे पेमेंट दिखा देगा एक ही बार में। मान लो सारे पेमेंट कहीं 25,000, कहीं 30,000, कहीं 40,000, ऐसे मिला साल भर में 6 बार ऐसा कर दिया उसने, ठीक है, 6 बार ऐसा करा, और सब मिला के मान लो 4 लाख का अमाउंट आ रहा है, 4 लाख रुपए डिसअलाउड हो रहा है, कभी 25, कभी 50, कभी 75, ऐसे करते करते आपने ढूंढ लिया ऑडिट में से 5-7 गलतियां ढूंढ ली उसकी, टोटल मिला के 4 लाख रुपए डिसअलाउड। आप डिसअलाउड करोगे, डिसअलाउड करने से क्या होगा? डिसअलाउड करोगे मतलब उसका नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा 4 लाख रुपए से, तो क्या वो खुश होगा, शाबाशी देगा? क्या अच्छा हुआ मेरा टैक्स बढ़ा दिया, मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ गया तो मेरा टैक्स बढ़ गया। क्लाइंट आपके पास क्यों आता है? टैक्स बढ़ाने के घटाने, और आपने बढ़ा दिया 4 लाख, और 4 लाख रुपए, और मान लो वो 30% की स्लैब में आता है या 20 की स्लैब में भी आता, चलिए, तो 4 लाख का 20% 80,000 रुपए का टैक्स लगवा दिया आपने उसका। वो फाइल भी उठा के ले जाएगा, चढ़ जाएगा आपसे अलग, पैसे भी नहीं देगा, तो क्लाइंट भी हाथ से गया। मतलब अगर आपने ज्यादा समझदारी दिखाने की कोशिश की, ज्यादा अच्छा ऑडिट कर दिया, तो प्रॉब्लम ना हो। तो क्या करें? प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है? प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता है कि इन गलतियों का फायदा उठाया जाता है। ठीक है, 25,000 का बिल आ गया ना, ठीक है, और आपने टेली में गलती से 25,000 कैश डाल भी दिए,
आप क्या करो, टेली में तो चेंज हो जाता है, तो आप क्या करो, एक दिन में नहीं देना था ना, तो हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको 8,000, 8,000 और 9,000 ऐसे 3 दिन में अलग अलग दिखाते हैं। आज 8 का पेमेंट कर दिया, 2-4 दिन बाद फिर 8 का पेमेंट कर दिया, 2-4 दिन बाद फिर 9,000 का पेमेंट कर दिया, सॉरी 8,000 और 9,000 का होगा 25,000। आपका एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा, क्योंकि रूल तो ये था एक दिन में नहीं दे सकते। ठीक है, हम 2 दिन 3 दिन में तो दे सकते हैं, दे दिया। और एक रिसिप्ट बनवा के रख लो आप प्रूफ के लिए, और उससे भी बोलो तुम भी अपने बुक अकाउंटिंग में एंट्री सेम डेट पे करना। आज एक एंट्री करना, 4 दिन बाद फिर इसकी करना, 4 दिन बाद फिर इसकी करना, तो क्रॉस टेली भी हो जाएगा कभी असेसिंग ऑफिसर अगर मंगवाएगा तो। ऐसे आप अपने क्लाइंट को बचाओगे एज पर रूल्स, ताकि ऑडिट भी सही आपका और स्क्रूटनी में जब असेसिंग ऑफिसर बुक्स मंगवाए तब भी सही। हालांकि वो भी ये सब जानता है, बट फिर भी रूल्स के हिसाब से सही। ठीक है ना, तो एक दिन में हम ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन 2 दिन 3 दिन में तो दे सकते हैं। तो ये तो हुआ एक बिल और पेमेंट अलग अलग। चलिए उल्टा कर लेते हैं। बिल 3 थे, एक 9,000 का, एक 8,000 का, एक 8,000 का। ये 2 तारीख का था, 2 जुलाई का, ये 4 जुलाई का था, ये 8 अगस्त का था। इन सबका पेमेंट देने चला गया मैं 10 सितंबर को 25,000 रुपए इन कैश टू मिस्टर एक्स। एक ही दिन में एक ही व्यक्ति को मैंने 10,000 से ज्यादा पेमेंट कर दिया। 25,000 का पेमेंट एक व्यक्ति को एक दिन में कर दिया। ठीक है, लेकिन बिल अलग अलग थी। ये गुड्स खरीद के लाया था 2 तारीख को, ये 4 तारीख को, ये 8 तारीख को। टोटल पेमेंट हिसाब करके आ गया मैं। अब ये अलाउड होगा कि डिसअलाउड होगा? अलाउड होगा। आपको लगा सर क्यों? तो अलाउड इसलिए होगा क्योंकि एक शर्त ये, ध्यान से देखो आप, एक्सपेंडिचर 10,000 से ज्यादा होना चाहिए एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर तो 10,000 से कम है ना। एक्सपेंडिचर मतलब एक बिल, तो एक बिल 10 से कम है तो 3 बिल है वो। लेकिन एक्सपेंडिचर बीइंग एक्सीडिंग 10,000, पेमेंट एक्सीडिंग 10,000, तो पेमेंट 10 से ऊपर है, बात मानी, लेकिन एक्सपेंडिचर 10 से ऊपर कहां है? None of the bill exceeding 10,000. So it is allowed expenditure. क्योंकि वहां लिखा था if all conditions satisfied, तीनों satisfied होगी तो disallowed होगा। ये satisfied हो रही है लेकिन ये satisfied नहीं हो रही। ठीक है, चलिए इनमें से एक बिल 18,000 का होता है, मान लो एक बिल 18,000 का होता है, ऐसी कंडीशन होती तो ये अलाउड होता है, ये अलाउड होता है क्योंकि ये 10,000 से ऊपर नहीं है। लेकिन ये वाला बिल 10 से ऊपर है, उसका पेमेंट भी आपने कैश में कर दिया है, तो इस कारण से ये वाला क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। तो ये डिसअलाउड हो जाएगा, लेकिन ये 2 क्या हो जाएंगे? अलाउड हो जाएंगे। तो ध्यान ये रखना है, एक्सपेंडिचर भी 10 से ऊपर हो, और एक्सपेंडिचर 10 कैसे पहचानेंगे? बिल वाइज, इनवाइस वाइज, वाउचर वाइज, एक वाउचर दूसरा वाउचर, ऐसा। ठीक है, और ये दूसरी कंडीशन ऐसी, और तीसरी कंडीशन भी आप समझ गए। चलिए यहां इन सबका पेमेंट उसने कैश में नहीं किया होता, कैश में नहीं किया होता, उसने किया होता बियरर चेक से, क्रॉस चेक से, अकाउंट पे चेक से, या फिर आरटीजीएस, ईसीएस, कोई सा भी ईसीएस मोड। तो बताइए, अब अगर इसने इसका पेमेंट, वापस मैं उसको 8 ही कर लेता हूं, तो अगर इस 25,000 का पेमेंट किसी भी मोड से किया होता तो भी अलाउड होता है, क्योंकि एक्सीडिंग 10,000 है ही नहीं, तो सेक्शन 48(3) अप्लाई हो गई नहीं। अब आप कैश में करें, चेक से करें, अकाउंट पे चेक से करें, क्या फर्क पड़ना है ना। लेकिन अगर ये 35,000 हो, अब क्या होगा? तो अब ये होगा कि ये 2 तो अलाउड रहेंगे, इन 2 का तो कुछ भी नहीं, ये 2 तो अलाउड रहेंगे। इस 35 में से 8 और 9 तो अलाउड रहेंगे। अब बचा 18, तो इस 18 का पेमेंट अगर आपने बियरर चेक से किया है तो डिसअलाउड, क्योंकि बियरर चेक भी कैश के इक्विवेलेंट माना जाता है। क्रॉस चेक ये भी डिसअलाउड, क्योंकि वहां क्या लिखा था? अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, ईसीएस। और क्रॉस चेक अकाउंट पे ही नहीं होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। क्रॉस चेक एंड्रोज हो सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, और ये एंड्रोज नहीं हो सकता है, इसलिए अकाउंट पे ही होना जरूरी है। अकाउंट पे कब होता है? जब वो चेक के साइड में
2 लाइन के बीच में अकाउंट पे ही वर्ड लिखा होता है। अब ये एंड्रोज नहीं हो सकता, यानी जिसका नाम लिखा है उसी के अकाउंट में क्लियर होगा, किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर ही नहीं सकता। और क्रॉस चेक किसे कहते हैं? अगर सिर्फ 2 लाइन खींच दी तो ये क्रॉस चेक है। तो ये क्रॉस चेक और बेयर चेक तो आप जानते हो, उसमें तो 2 लाइन भी नहीं होती है ना। तो ये कैश के इक्विवेलेंट माने जाते हैं। तो कैश पेमेंट, बेयर चेक पेमेंट, क्रॉस चेक पेमेंट आर डिसअलाउड। अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक मोड अलाउड। ठीक है, इतनी सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। इन 3 लाइनों में इतनी सारी बातें समझ लिखी हुई है। यानी एक्सपेंडिचर एग्जिटिंग होना चाहिए, है ना, टू अ पर्सन इन अ डे एक्सिडिंग 10,000 होना चाहिए, और अदरवाइज देन अकाउंट पे ही चेक्स होना चाहिए। और ये लिमिट ट्रांसपोर्टर के लिए कितनी हो जाती है? 35,000। अब एक्सेप्शंस देखें, ये आपको सारे पढ़ना है, सारे। क्या है एक्सेप्शंस में? एक्सेप्शंस में ये द अबव रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन फ्यू केसेस, मींस इवन इफ पेमेंट इज 10,000 इन कैश टू अ पर्सन इन अ डे, इट इज अलाउड इन फॉलोइंग केसेस। फॉलोइंग केसेस कौन कौन से? तो फटाफट से पढ़ते हैं। पहला है assessing incur any expenditure which is otherwise deductible, sorry, पेमेंट मेड टू बैंक, LIC एक्सेट्रा। मैं 20,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करने जाना है, तो डिपॉजिट तो कैश ही ले जाऊंगा ना भाई। डिपॉजिट तो चेक डिपॉजिट करूंगा, चलो तो हर बार चेक। और मैं अगर मान लो रिटेल काउंटर पे बैठा हूं तो दिन भर मेरे पास कैश आता है, तो हर कस्टमर से मैं चेक तो नहीं ले सकता कि लो 10 रुपए का चेक, 20 रुपए का चेक, 50 रुपए का आइटम बेचा, किराना स्टोर है मान लो मेरा, तो इसे जनरल आइटम का चेक लूंगा तो कैश तो आएगा ना। हर व्यक्ति के पास कैश तो कलेक्शन होता ही है, तो वो कैश तो इकट्ठा वो जमा करवाएगा, तो बैंक में तो कैश ही जमा करवाएगा ना। इसलिए बैंक में अगर आप कैश जमा कराते हो, लाइफ इंश्योरेंस में आप जमा करवाते हो, अलाउड रहेगा इवन इफ मोर देन 10,000। पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को आपने पेमेंट किया, रॉयल्टी का, टैक्स का या किसी भी चीज का पेमेंट, ठीक है, तो टैक्स का चालान भरने गए गवर्नमेंट के पास, तो ये क्या रहेगा? अलाउड है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को पेमेंट है। गवर्नमेंट चाहते हैं हमारा पेमेंट नहीं रुके चेक से के कारण, कैश आ रहा आने दो, कैश भी आने दो, तो गवर्नमेंट के केस में कैश अलाउड है। पेमेंट थ्रू बैंकिंग सिस्टम, ये भी अलाउड है। बैंकिंग सिस्टम ही पेटीएम, आरटीजीएस, एनईएफटी। पेमेंट मेड बाय बुक एडजस्टमेंट, बुक एडजस्टमेंट का मतलब क्या? पेमेंट मेड बाय बुक एडजस्टमेंट, बुक एडजस्टमेंट मतलब ये कि मेरी बुक्स में 1% डेटर भी है और एक मेरा वही क्रेडिटर भी, मिस्टर एक्स जो है वो मेरे डेटर क्रेडिटर दोनों की लिस्ट में है, उससे मुझे 8,000 रुपए लेना है और 16,000 रुपए बल्कि 17,000 देना है, ठीक है, या और बढ़ा लेते हैं, चलिए 27,000 कर लेते हैं। अब आप क्या करेंगे? आप अपने बुक्स में बुक एडजस्टमेंट करेंगे ना। कैसा करेंगे कि आप उससे पहले लेंगे कि लो मुझे 8,000 गिन के दे, उसने दिए 8,000, फिर आप उसमें 19,000 मिला के 27 को उसको दो। ऐसा होता है क्या? जब एक ही पार्टी डेटर क्रेडिटर होती है तो हम क्या करते हैं? नेट कर देते हैं। तो हमने उसको नेट पेमेंट कर दिया, है ना। अब नेट पेमेंट कितना हो गया? 19,000। ये 19,000 मैंने कैश में दे दिए, तो 19,000 कैश में देना मतलब डिसअलाउड होगा क्योंकि 10,000 ज्यादा है। लेकिन अगर यहां पर 17,000 होता, 17 तो 8,000 माइनस करने के बाद मुझे कैश कितना देना पड़ता? 9,000। तो 9,000 तो 10,000 से कम है, इसलिए अलाउड होते। तो ये एडजस्टमेंट जो आपने किया, ये एडजस्टमेंट भी कायदे से पेमेंट था, लेकिन इस एडजस्टमेंट को हम पेमेंट नहीं मानते हैं, इसलिए इस पे 10,000 का रूल नहीं लगेगा। और एक बात समझो, चलो ये पेमेंट 18 का होता और ये 48 का होता, 47 का होता। अब कोई पेमेंट नहीं किया मैंने, पेमेंट कुछ नहीं किया, बस मैंने क्या, ये वाला अकाउंट जो है यहां से डिलीट कर दे, इसमें ट्रांसफर कर दिया, अपने बुक्स में एक एंट्री पास कर ली, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। तो डेटर हट गए और ये डेटर इसमें क्रेडिटर में इंक्लूड हो गए, तो ये 18,000 माइनस हो गए। बाकी के क्रेडिटर अभी है, देना है, अभी दिया कुछ भी नहीं मैंने, तो ये पेमेंट हो गया एक तरीके से 18,000 का। बट ये पेमेंट बुक एडजस्टमेंट से हुआ, एक्चुअली कैश गया क्या? नहीं, तो ये भी अलाउड है इवन इफ मोर देन 10,000, तो बुक एडजस्टमेंट भी अलाउड है। फिर आपका पेमेंट मेड टू कल्टिवेटर, ग्रोअर, प्रोड्यूसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस।
यानी सारे किसानों को, यानी मंडी में जब किसान आता है अपनी ट्राली लेके गेहूं सोयाबीन की, आप उसको पेमेंट करते हो, अलाउड है। तो मंडी में जो व्यापारी है वो किसानों को देते हैं, किसको देते हैं? कल्टीवेटर्स को देते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट को देते हैं, इसलिए वो अलाउड है इवन इफ मोर देन 10,000। ठीक है। 6, पेमेंट मेड टू प्रोड्यूसर इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और प्रोसेस्ड विदाउट द एड ऑफ पावर इन कॉटेज इंडस्ट्री। अंडरलाइन करें, कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब छोटे मोटे नहीं होते जो झाड़ू बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, जहां पर मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता है। तो छोटे मोटे जो लघु उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से भी नीचे वाले जो रहते हैं उनको हम बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। गांव वगैरह में आप देखना छोटे छोटे काम करते हुए मिलेंगे लोग। तो इस तरह के लोगों को, ऐसे लोगों को अगर आप कैश पेमेंट करेंगे ये भी अलाउड है। पेमेंट मेड टू अ पर्सन हु ऑर्डिनरी रेसाइड्स और कैरी ऑन बिजनेस इन ए विलेज नॉट सर्व्ड बाय बैंक। अंडरलाइन करें, नॉट सर्व्ड बाय बैंक। ऐसे किसी व्यक्ति को दे रहे हो जिसके गांव में बैंक ही नहीं है, तो अब तुमने चेक दे दिया तो बेचारा कहां से क्लियर करवाएगा? बैंक ही नहीं है। तो विलेज नॉट सर्व्ड बाय बैंक, ऐसे कल्टीवेटर, ऐसे विलेजर्स को भी अगर आप पेमेंट करते हैं तो भी वो, भले वो कल्टीवेटर ना हो, भले वो किसान ना हो, लेकिन उसके गांव में अगर बैंक नहीं है तो आप ऐसे व्यक्ति को कैश पेमेंट कर सकते हो। ये सारी बातें प्रूव करना पड़ेगी अगर स्क्रूटनी का केस आता है तो, है ना। आगे देखते हैं, पेमेंट ऑफ टर्मिनल बेनिफिट्स सच एज ग्रेच्युटी, रिट्रेंचमेंट, कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 50,000। जब आप अपने एम्प्लॉय को रिट्रेंचमेंट या ग्रेच्युटी का पेमेंट करते हो, यानी जो रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो वहां लिमिट 10 से बढ़ के 50 हो जाती है। 50,000 तक का आप कैश पेमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9th नंबर पॉइंट, अब ध्यान से सुनना है इसको। पेमेंट मेड बाय एन असेसी बाय वे ऑफ सैलरी टू हिज एम्प्लॉय आफ्टर डिडक्शन टैक्स एंड व्हेन सच एम्प्लॉय इज टेम्पररीली पोस्टेड। टेम्पररी वर्ड पर अंडरलाइन करना। सैलरी दे रहा है, टीडीएस अगर बनता है तो टीडीएस काटना है, वो तो नॉर्मल रूल है ही। तो सैलरी पेड आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस टू एम्प्लॉय टेम्पररीली पोस्टेड फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 15 डेज और मोर। 15 या 15 से ज्यादा दिन के लिए, 14 दिन के लिए नहीं, 15 या 15 से ज्यादा, तो ये रूल लगेगा। तो टेम्पररीली कहीं ट्रांसफर कर दिया, उसको पोस्टिंग कर दी, और वहां पोस्टिंग जो की वो टेम्पररी है, हमेशा के लिए नहीं भेजा, वापस बुलवाएंगे, लेकिन वो पोस्टिंग 15 डेज और मोर के लिए भी इन ए प्लेस अदर देन द नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी और ऑन ए शिप, या फिर शिप पर उसकी ड्यूटी लगा दी गई, एंड डज नॉट मेंटेन एन अकाउंट इन एनी बैंक एट सच प्लेस और शिप। तो बताइए, किसी व्यक्ति को आपने टेम्पररीली वहां भेजा, और भेजा भी आपने 15 दिन से ज्यादा के लिए, तो 15 दिन अच्छा खासा पीरियड होता है, इस पीरियड में उसको पैसों की जरूरत तो पड़ेगी। तो वहां पर क्या वो बैंक अकाउंट खुलवाए, ताकि आप जब उसको चेक दोगे तो वो फिर क्लियर करवाए इतना टाइम। और परमानेंटली थोड़ी ना गया, परमानेंटली गया होता तो चलो ठीक था, कि परमानेंटली गया तो फिर तो अब बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। टेम्पररीली पोस्टेड किया है फॉर मोर देन 15 डेज, 15 और मोर देन 15 डेज, देन पेमेंट मे बी मेड इन कैश टू सच एम्प्लॉय। तो आप ऐसे एम्प्लॉय को सैलरी टीडीएस काट के नगद दे सकते हैं, इवन इफ एक्सीडिंग 10,000। शर्त है टेम्पररीली पोस्टेड एट अदर प्लेस और शिप एंड फॉर 15 डेज और मोर। ये दो बातें, ठीक है। 15 डेज से कम के लिए अगर पोस्टिंग की गई है तो फिर ये रूल नहीं लगेगा। इसका मतलब 10,000 रुपए से ऊपर का पेमेंट अकाउंट पे चेक से ही होना चाहिए, क्योंकि कम दिन के लिए अगर भेजा है तो फिर वो यहीं पर बैंक है, अकाउंट है उसका, उसमें जमा करवा के विड्रॉ कर लेगा। आजकल तो एटीएम हर गई, तो इसलिए 15 डेज या उसके ऊपर ये रूल लग रहा है। और परमानेंट अगर उसकी पोस्टिंग कर दी गई है तब भी ये रूल नहीं लगेगा। इसका मतलब तब भी नॉर्मल रूल लगेगा, मोर देन 10,000 डिसअलाउड होंगे अगर कैश में पेमेंट है। 11 पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन अ डे ऑन विच द बैंक वर क्लोज्ड इधर ऑन अकाउंट ऑफ हॉलीडे और स्ट्राइक। इस पर अंडरलाइन करें, ये बहुत अच्छा तरीका है बचने का। आप एक काम करें, पूरे साल भर में अपने कैलेंडर में जब जब बैंक वाले स्ट्राइक करते हैं, साल में 1-2 बार तो कर ही देते हैं, तो वो दिन राउंड करके लगाए। और आजकल तो सैटरडे संडे छुट्टी भी होती है, तो इन 2 दिन, यानी अगर आपको कोई बड़ा पेमेंट कैश में दिखाना है
तो आप संडे के दिन दिखाओ, पब्लिक हॉलीडे के दिन दिखाओ। बहुत आते हैं इंडिया में, हॉलीडे की कमी नहीं, तो भी आप इस एक्सेप्शन के कारण बच जाओगे, वो डिसअलाउड नहीं होगा। लेकिन हो सकता है असेसिंग ऑफिसर आपको उसकी नेसेसरी, मतलब क्या जरूरत थी कि उस दिन पेमेंट करना, वो हो सकता है पूछ सकता है आपको, तो आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मुझे उसी दिन पेमेंट करना अर्जेंट था। अभी कैसे जस्टिफाई होगा इसके लिए कोई रूल्स नहीं है, डिपेंड्स ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। फिर है पेमेंट मेड बाय पर्सन टू हिज एजेंट हु इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट इन कैश और गुड्स और सर्विसेज वगैरह। आप एजेंट प्रिंसिपल में जब भी कैश पेमेंट समझो वो अलाउड होगा, तो एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा वहां कैश अलाउड है। और लास्ट है आपका पेमेंट मेड बाय ऑथराइज्ड डीलर और मनी चेंजर अगेंस्ट परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी और ट्रेवलर्स चेक इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मनी चेंजर पे अंडरलाइन कर लेना, ऑथराइज्ड डीलर पे अंडरलाइन कर लेना। मनी चेंजर यानी एक मनी चेंजर जो कि आपकी फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी को एक्सचेंज करता है। आप उसके पास चेक लेके जाते हो 1 लाख रुपए का कि मुझे इसके बदले में डॉलर दे दो, ठीक है, तो क्या वो देगा आपको? नहीं देगा, क्योंकि हो सकता है आपका चेक तो बाउंस हो जाए, तो उसके डॉलर तो फालतू जाएंगे। इसलिए जनरली मनी चेंजर लोग आपसे कैश लेते हैं और डॉलर देते हैं, ये कैश ट्रांजेक्शन होता है, ये अलाउड है। आप कितने भी लाख रुपए का मनी चेंज करवा के और आप फॉरेन करेंसी ले सकते हो, वहां कैश अलाउड रहेगा। तो ये 12 जगह है, एग्जॉस्टिव लिस्ट है, एक्सेट्रा नहीं लिखा है, 12, ये 12 एक्सेप्शन आपको याद रखना है। इन 12 जगह पर कैश पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 टू अ पर्सन इन अ डे अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक इज अलाउड, अलाउड होगा इन 12 केस, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। इनके अलावा अगर आप पेमेंट करोगे तो वो डिसअलाउड होगा, ये ध्यान रखना। अच्छे पॉइंट थे। अब इसको और क्लियर समझने के लिए आपको P1 करना चाहिए, तो P1 के सारे पॉइंट आप करेंगे। P1 का 5th पॉइंट मैं बताऊंगा। P1 का 5th पॉइंट ये है, P1 का 5th पॉइंट है, बी लिमिटेड परचेज रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए हु होल्ड 20% इक्विटी शेयर कैपिटल इन बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड एक कंपनी है, इसमें कौन होल्ड करता है? ए हु होल्ड, इसमें ए 20% होल्ड करता है। इट मीन्स ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर, और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इसका मतलब ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं तो ये इसका रिलेटिव हो, किस डेफिनेशन में आ जाएगा? रिलेटिव ऑफ कंपनी। और रिलेटिव ऑफ कंपनी में पेमेंट टू रिलेटिव वाला रूल आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? द अमाउंट ऑफ बिल बीइंग 36,000, मार्केट प्राइस 9,000 एंड इट इज पेड इन कैश ऑन 26 जुलाई। तो अब 2 सेक्शन एक साथ आ गए। एक तो क्लियर दिख रहा है पेमेंट टू रिलेटिव, ये रिलेटिव है। इससे जो गुड्स खरीदा इसने, कितने रुपए का गुड्स था वो? 36,000, 36,000। लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू से कितनी थी? 9,000। तो 9,000 की चीज इसने 36 में खरीदी, मतलब ये एक्सेस पेमेंट है। तो एक्सेस और अनरीजनेबल पेमेंट टू रिलेटिव इज डिसअलाउड, पढ़ा हमने। तो हम ऐसा करते हैं कि इस 36,000 में से पहले सेक्शन 40A2 लगाते हैं, पेमेंट टू रिलेटिव वाली, और क्लियर लिखा हुआ है बिल 36,000, मार्केट प्राइस 9,000। तो एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव 36,000 माइनस 9,000 एंड 27,000, तो ये डिसअलाउड हो जाएंगे आपकी किस सेक्शन में? ये हो जाएंगे आपके 40A2 में, पेमेंट टू रिलेटिव। तो 36 में से 27 तो इस सेक्शन में डिसअलाउड हो गए। तो अब बचे कितने? बैलेंस बचा 9,000, और पूरा 36,000 पेमेंट इन कैश है। आप देखो ध्यान से, पूरा 36,000 इन कैश पे कर दिया एक ही दिन, 26 जुलाई को, एक ही व्यक्ति। लेकिन बात यह कि इस 36,000 पूरे को हम सेक्शन 40A3 में नहीं ले जाएंगे। सेक्शन 40A3 में आपने देखा पहली कंडीशन स्टार्टिंग में क्या लिखी हुई थी? एक्सपेंडिचर विच आर अदरवाइज अलाउड, जो यूं अलाउड होते हैं बाकी सेक्शन में, सेक्शन 30 से लेकर 37 तक कहीं डिसअलाउड नहीं होते। जो अलाउड होते हैं
और वो अगर कैश पेमेंट करते हैं तो यहां पे, और अगर मान लो कोई एक्सपेंडिचर किसी और सेक्शन में डिसअलाउड हो गया तो फिर वो यहां रिपीट कैसे आएगा? तो 36,000 में से 27,000 तो वैसे ही डिसअलाउड हो गए पेमेंट टू रिलेटिव वाले सेक्शन में, तो अब यहां तो 9,000 ही बचे ना, और 9,000 का जो पेमेंट है वो नॉट एक्सीडिंग 10,000 है, नॉट एक्सीडिंग 10,000, हेंस नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 40A3। सेक्शन में नहीं आएगा, सेक्शन में तो पहली कंडीशन ही क्या थी, एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग 10,000, दूसरी थी पेमेंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर टू अ पर्सन इन अ डे एक्सीडिंग 10,000, और थर्ड था अदरवाइज देन अकाउंट पेज। तो एक्सपेंडिचर ही 10 से ऊपर नहीं बच रहा है, कैसे लगाऊंगा? ठीक है, इस तरह से करना है ना, हमेशा दूसरी सेक्शंस को पहले प्रायोरिटी दो, ये लास्ट वाली सेक्शन है। अब मान लो कि ये 46,000 होते हैं, तो 46 में से आपके 46,000, या हम इसको ऐसा करते हैं, इसको 36 से रखते हैं, ठीक है, और यहां पर हम इसको 19,000 बना लेते, 19,000 होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं? इस कंडीशन में आप 17,000 डिसअलाउड करते, एक्सेस पेमेंट 19 की मार्केट वैल्यू वाली चीज आपने 36,000 में खरीदी, तो एक्सेस दिया 17, तो 17,000 डिसअलाउड होते 48 में। अब बचे 36 माइनस 17 यानी बचे 19,000, 19,000 ये 10 से ऊपर है, तो एक्सपेंडिचर एग्जिटिंग 10,000, पेमेंट भी कैश में हुआ तो पेमेंट एग्जिटिंग 10,000, अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक हुआ, तब जाके फिर हम ये एग्जिटिंग 10,000 है इसलिए हम सेक्शन 43 लगाते और ये डिसअलाउड हो जाता। ऐसे करना है ना, चारों पॉइंट करोगे और समझ में आ जाएगा, पांचों मैंने समझाया। फिर इसी पेज पर नीचे एक पैराग्राफ दिया, व्हेन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ अर्लियर ईयर्स इज पेड इन करंट ईयर, सेक्शन 40A3A, इसी सेक्शन को थोड़ा सा हम बढ़ा दें, इसी सेक्शन को हम बढ़ा दें। तो मान लो 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट में आपने यहां आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख दिए 42,000 के, 42,000 के, ठीक है। P&L अकाउंट में भी कितने लिखे होंगे? P&L अकाउंट में एक्सपेंसेस जो भी होगा उस एक्सपेंसेस में आपने आउटस्टैंडिंग जोड़ दिए 42, तो पेमेंट तो हुआ ही नहीं ना, पेमेंट तो हुआ ही नहीं ना कैश में ना अकाउंट में, कुछ हुआ ही नहीं पेमेंट, तो क्या ये अलाउड होंगे? तो जनरली तो अलाउड होते हैं, क्योंकि मर्केंटाइल सिस्टम में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद ही तो अलाउड होता है, तो आउटस्टैंडिंग में अलाउड होते हैं, क्या गलत है इसमें? ठीक है, क्योंकि यहां पेमेंट नहीं हुआ इसलिए 40A3 नहीं लग पाई। लेकिन अगर यही वाला आप नेक्स्ट ईयर आपने सोचा चलो इस साल तो बच गए हम, अगले साल आपने मई 2020 में इसका कैश पेमेंट कर दिया 42,000 का, एक ही दिन में एक ही व्यक्ति को, तो क्या अब ये उस साल डिसअलाउड होगा? इस साल तो नहीं हो पाया, क्योंकि इस साल आपने पेमेंट ही नहीं किया, इसलिए 40A3 लग ही नहीं पाई। तो क्या ये नेक्स्ट ईयर डिसअलाउड होगा? तो ये सेक्शन क्या कहता है 40A3A इज एप्लीकेबल इफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी was allowed as deduction in any of the earlier year, तो earlier year allowed हुई क्योंकि आउटस्टैंडिंग थी, and during the current year payment in respect of such liability is made by otherwise than account pay check and exceeding 10,000। तो पिछले साल की लायबिलिटी उस साल तो अलाउड हो गई और इस साल आपने उसका कैश पेमेंट कर दिया, तो लिखा द पेमेंट सो मेड शेल बी चार्जेबल टू टैक्स एज बिजनेस इनकम ऑफ द ईयर ऑफ पेमेंट, and this rule will however not applicable in the exceptions given। तो इस ईयर की यानी हम नेक्स्ट ईयर पे आ गए, मई 2020 यानी प्रीवियस ईयर 2021 पर आ गए। इस ईयर में आप जब कैलकुलेशन करोगे तो ये 42,000 रुपए इस साल की इनकम मान लिया जाएगा, क्योंकि आपने कैश पेमेंट कर लिया। और यहां पर भी वही एक्सेप्शन लगेंगे जो ऊपर लिखे हुए थे, यानी अगर ये पेमेंट आपने पब्लिक हॉलिडे के दिन किया है, स्ट्राइक के दिन किया है, कल्टीवेटर को दिया है, बैंकिंग सिस्टम में दिया है, LIC को दिया है, तो ये अलाउड रहेगा, वरना आउटस्टैंडिंग पर भी 40A3 लग जाता है। ये बात इस पैराग्राफ से आपको समझना जाना चाहिए।
ठीक है, बहुत बड़ा सेक्शन कंप्लीट हुआ अपना। पीछे पेज पर यानी 254 पे, अमाउंट नॉट डिडक्टेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन फॉर अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी। बस अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी वर्ड लिख दो, बाकी अंदर का सब कट, सेक्शन नंबर भी कट, कोई याद नहीं रखना, इतने याद नहीं रहेंगे, खास खास याद रखना। अनअप्रूव्ड वर्ड से वैसे याद रह जाएगा, कोई अनअप्रूव्ड चीज तो डिसअलाउड होगी। इलस्ट्रेशन भी कट कर देना। फिर नीचे आ जाते हैं, नीचे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा नॉन स्टैट्यूटरी फंड, तो कंट्रीब्यूशन टू नॉन स्टैट्यूटरी फंड, नॉन स्टैट्यूटरी कानूनन था ही नहीं वो, तो फिर हम क्यों अलाउड करेंगे, ये भी डिसअलाउड। तो ये दोनों की सिर्फ हेडिंग याद रखो, अंदर का सब करना। अगला, अमाउंट नॉट डिडक्टेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन अनपेड लायबिलिटीज, सेक्शन 43B। अब ये फिर से बहुत बेहतरीन एक क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा सेक्शन आया, बड़ा सेक्शन है। आप एक बार इसकी रीडिंग लगा के रखें, फिर मैं समझाऊंगा, क्योंकि इसमें समझाने के साथ साथ मुझे एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाना। आप पीछे पेज पलट के देखेंगे 257 पे अच्छा खासा एक इलस्ट्रेशन है कंप्लीट, वो इलस्ट्रेशन मुझे कराना रहेगा और वो बात समझाने के लिए बड़ा वीडियो बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आप पहले यहां तक करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।